हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। मेरे साथ है आज ऋतुजा, जो मेरी एक स्टूडेंट है, जो अभी आरसीबी से इंटीग्रेटेड पीएचडी कर रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऋतुजा, वेलकम टू बंसल बायोलॉजी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर आरसीबी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सो ऋतुजा का जो सिलेक्शन हुआ है वो आरसीबी में तो हुआ ही था, उसके साथ आईसर, टीवीएम, जेएनयू, आईआईटी इंदौर, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू और एसपीपीयू में भी हुआ था, जहां पे फाइनली इन्होंने आरसीबी में सिलेक्शन लिया था। सो ऋतुजा, पहले तो आप ये बताइए कि आरसीबी में सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है, कौन से एग्जाम के बेसिस पे होता है? आरसीबी मेनली इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम ऑफर करता है अभी एट द मोमेंट। एंड इसमें एडमिशन गैडबी के मार्क्स के बेसिस पे होता है। एंड टू राउंड्स होते हैं। फर्स्ट यू विल गेट शॉर्ट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ गैडबी, एंड देन यू हैव टू गो फॉर इंटरव्यू। एंड देन आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है फॉर इंटीग्रेटेड पीएचडी। एंड आरसीबी में यू कैन दे प्रोवाइड एन एग्जिट ऑप्शन। अगर आपको यहाँ से पीएचडी नहीं करनी है तो आप एमएससी के बाद एग्जिट लेके भी बाहर जो जहाँ भी आपको कंटिन्यू करना है वहां पे कर सकते हैं। ओके। सो तुम्हारा बेसिकली गैडबी के थ्रू सिलेक्शन हुआ था, तो हम गैडबी से शुरू करते हैं। गैडबी एग्जाम क्या है ऋतुजा? गैडबी किस तरीके का एग्जाम है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी। ओके, तो गैडबी जैसे बहुत लोगों को जैम पता होगा। गैडबी नया आया है। पहले ये जेएनयू सीई भी करके था, बट हम्म। अभी ये गैडबी हुआ है। इसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी होता है। पार्ट ए में मोस्टली पीसीएमबी वाला जो पार्ट है, हमने 12th तक पढ़ा है, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। एंड देन मोस्टली बी पार्ट इज फॉर बायोलॉजी। ठीक सो है। इसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं। यू हैव टू अटेम्प्ट 60 ओनली। हम्म। एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग वगैरह भी है। एंड पार्ट बी में मोस्टली आई थिंक यू हैव टू अटेम्प्ट 60 आउट ऑफ 100। तो देयर इज एम्पल नंबर ऑफ चॉइसेस। एंड जो सब्जेक्ट्स हमने बीएससी वगैरह में करे हैं, हम्म। वही आपको गैडवी में उसी के बेसिस पे आपको एग्जाम एग्जाम में दिया जाता है। ओके। सो बेसिकली जो पार्ट ए है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी आता है, और पार्ट बी में बेसिकली सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी आता है, जिसमें आपको 100 में से 60 क्वेश्चन चूज करने होते हैं। सो पहली बात, आपने प्रिपरेशन किस तरीके से की थी अपनी ऋतुजा इस गैट बी के एग्जाम के लिए? एक्चुअली मैंने आपके लेक्चर्स देखे थे सबसे पहले, एंड देन उसके नोट्स बनाए थे। मेरा मेजर फोकस क्वेश्चन प्रैक्टिस पे था। जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस लेने थे, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एंड अदर जो एंट्रेंसेस है उसके भी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस वहां से बहुत अच्छी हो गई थी, तो इसीलिए गैडबी में ऐसा नहीं लगा कि बहुत ही अलग से क्वेश्चन आया है। जो प्रैक्टिस कर रहे थे, थोड़े इधर उधर से आसपास के ही टॉपिक से क्वेश्चन थे। एंड पीसीबी में भी, पीसीएमबी में जो मैथ्स वगैरह के कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं, इफ यू एनालाइज द पास्ट पेपर्स ना, आपको अंदाजा आ जाएगा कि कुछ टॉपिक्स है जो हर साल रिपीट होते हैं, आगे भी होंगे। जैसे मैथ्स में प्रोबेबिलिटी हो गया ये। तो ये सारे इनके क्वेश्चंस आते। तो अगर आपने पूरा मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपको लगता है कि ये चैप्टर भी करके जाए, तो भी यू विल गेट अ गुड रैंक। ओके। सो आपने पीसीएम भी प्रिपेयर की थी वैसे ऋतुजा अच्छे से एग्जाम के लिए? मैम, मैंने केमिस्ट्री एंड मैथ्स जो थी वो अच्छे से प्रिपेयर की थी। फिजिक्स के जो मैंने प्रीवियस ईयर एनालिसिस किया था, उसके इम्पोर्टेंट चैप्टर, एंड जो मैथ्स एंड केमिस्ट्री की जो चैप्टर्स है, मुझे लगा कि प्रीवियस ईयर में भी उस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, उसमें थोड़ा ज्यादा फोकस किया था अदर चैप्टर्स काबले। तो ऋतुजा, अगर अपन आईआईटी जैम और गैटबी को एक कंपैरिजन पे रखें, तो आपको क्या लगता है किसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ज्यादा डिफिकल्ट आता है, बायोलॉजी किसका डिफिकल्ट आता है? आई थिंक आईआईटी जैम का फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा हायर लेवल पे है। एंड गैट भी में ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जिन बच्चों का, जैसे बायोलॉजी के बच्चे होते हैं, उन्हें फिजिक्स इतना अच्छे से नहीं आता, जैसे हाँ। मेरा भी अच्छा नहीं था। तो वहां पे स्कोर करने का बहुत अच्छा चांस है गैट भी में आईआईटी जैम के मुकाबले। अच्छा। तो क्वेश्चन भी कम, कंपैरेटिवली थोड़े कम लेवल के आते हैं एज कम्पेयर टू जैम। और केमिस्ट्री मैथ्स में तो प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन इसी चैप्टर से आते हैं मैथ्स में क्वेश्चन। एंड बायोलॉजी में आप एक बार सिलेबस देख लीजिए, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 60। तो आप कुछ टॉपिक जो है, कुछ सब्जेक्ट भी है, जैसे बायो प्रोसेसिंग हो गया, बहुत बच्चों ने ये बीएससी में नहीं पढ़ा होता। हाँ हाँ। तो दे कैन स्किप दैट पार्ट एंड दे विल फोकस ऑन मेन टॉपिक, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी। एंड ये जो टॉपिक्स है वो हम बीएससी वगैरह में पढ़ते हैं, सो इट बिकम्स काइंड ऑफ इजियर टू स्कोर
अच्छा, तो मतलब ऋतुजा, एक एक चीज मैंने भी देखी है कि जो मैथ्स आती है गैटबी के अंदर, वो प्रॉपर मैथ्स नहीं होते, वो काइंड ऑफ जनरल एप्टीट्यूड टाइप्स ऑफ मैथ्स होती है। वो प्रॉपर मैथ्स जैसे आईआईटी जाम में आती है वो तो 11 12 लेवल की बढ़िया आती है, इसमें थोड़ी जनरल यस। एप्टीट्यूड टाइप ऑफ मैथ्स आती है। सो तुमने फिजिक्स छोड़ दी, तो ऐसे कोई बच्चा कोई सब्जेक्ट छोड़ भी सकता है, या फिर तुम रिकमेंड करोगे कि जितना पढ़ सकते हो उतना तो पढ़ ही ले? अगर टाइम है तो जरूर जितना पढ़ना चाहिए उतना तो है ही, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है एंड नहीं पढ़ना चाहते आप, तो एनालिसिस वगैरह कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। इसमें आपको पता चल जाता है हर किसी एंट्रेंस के लिए हाँ हाँ। कि इसमें आपको पता चल जाता है कि जो आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है वो किस एरिया में आपको क्वेश्चन एंड कौन सा एरिया आपको फोकस करना चाहिए। हाँ आई जी। थिंक यू गेट अ वेरी बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जाम जस्ट बाय एनालाइजिंग क्वेश्चन पेपर्स। एंड फिजिक्स वगैरह में, जैसे मैथ्स में आपने बोला कि काफी सिंपल आते हैं, जैसे जैम में मुझे याद है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वो वाले आते थे, एंड यहाँ पे वेरी सिंपल लाइक वेन डायग्राम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यू कैन यूज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो हम ट्वेल्थ वगैरह में 11th में भी पढ़ सकते चुके हैं। सो हम्म। बहुत मतलब पार्ट है। अगर जो आपको हार्ड लगता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो जो जो ओनली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो आपने एनालिसिस कर लिया है, हम्म। तो उससे आपको बहुत मदद हो सकती है। और बायोलॉजी को तो डेफिनेटली अच्छे से करके ही चले जाओ, विदाउट एनी डाउट, क्योंकि बायो तो आपका है ही मेन। उसमें भी अगर एक दो यूनिट स्किप करना चाहे तो स्टूडेंट्स आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम्म। जैसे अब बायो देखिए। इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते बायो हाँ, प्रोसेसिंग वगैरह। सो डेफिनेटली। स्टूडेंट्स कैन टोटली स्किप दैट, बट अगर नहीं आपको स्किप करना है तो उसमें भी जैसे बायो प्रोसेसिंग में भी कुछ कुछ एरियाज है, उनमें उनमें से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आई थिंक दैट कैन डेफिनेटली हेल्प। इसके अलावा मुझे पूछना था कि जैसे अभी समझो जैन का महीना है, किसी स्टूडेंट को अभी अभी गैट बी के बारे में पता चल रहा है, एग्जाम लगभग अप्रैल या मई में होगा, पिछले लास्ट ईयर मई में हुआ था। तो क्या लगता है ऋतुजा, अगर अगले 3 महीने तक कोई स्टूडेंट अगर बहुत अच्छे से डेडिकेटेडली पढ़े तो गैट बी कुछ निकल सकता है अच्छे मार्क्स से? क्या लगता है आपको, क्या लगता है? आई थिंक गैट का अगर सिलेबस देखे तो ऐसे बहुत ही कम चीजें हैं जो टोटली न्यू है। हाँ। जैसे बायोकेमिस्ट्री वगैरह, ये बहुत सारी चीजें हम बीएससी में पढ़ चुके होते हैं। सो रादर देन थिंकिंग कि आपको फिर से सब कुछ नया पढ़ना है, ऐसे सोचिए कि ऑलरेडी आपका आपने पढ़ लिया है, दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ रिविजन। हम्म। और अगर देखा जाए तो बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट्स है उनमें से ही बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। एंड आप, मैं कहूंगी कि आप अपने ही नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आपके नोट से आपको फिर फायदा होगा रिवीजन के टाइम पे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि प्रीवियस ईयर या जो भी आपको एंट्रेंस पेपर कुछ मिल रहा है प्रीवियस ईयर का, तो उसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। एंड आपके भी वीडियोस वगैरह है जिसमें जो बीएचयू वगैरह के, मतलब बहुत ही आपने आईआईटीज वगैरह सारे एग्जाम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं, तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली, क्योंकि एक अंदाजा आ जाता है ना, आप वो थिंकिंग में बैठ जाते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। एंड आई थिंक आपने ही बोला था कि जिस टाइम पे आपका एग्जाम है आप थोड़ा महीना भर 15 दिन पहले उसी टाइम पे बैठ के एग्जाम पेपर सॉल्व कीजिए। तो हम्म। मैंने वो किया था and आपको इससे ये अंदाजा मिलेगा कि आपके पार्ट ए में कितना टाइम जा रहा है, पार्ट बी में कितना टाइम जा रहा है। तो ये आपके लिए एग्जाम के दिन ही हेल्पफुल होगा। एंड नोट्स बना लीजिए, रादर शॉर्ट कीवर्ड्स वगैरह, रादर देन जब हम ऐसे लीनियर नोट्स हम्म। लिखते हैं थ्योरी वाइज, उसकी वजह से माइंड मैप्स वगैरह बना लीजिए ताकि चीजें और रिलेवेंट हो जाए आपको। एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन, दे आई थिंक स्टूडेंट्स कैन फोकस मोर ऑन दैट। अगर आपके नोट्स वगैरह एक बार भी आपने पढ़ चुका है ना, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ऋतुजा, तुम जब प्रिपरेशन कर रही थी तो तुमने प्रिपरेशन कब शुरू की थी? मैंने एक्चुअली अगस्त सितंबर अराउंड किया था स्टार्ट, बट एट दैट टाइम आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जैम एंड मेनली मेरा टारगेट गैट भी था, क्योंकि आरसीबी गैट भी से ही ले रहा था। तो बट मैंने जैम भी दिया था एंड गैट भी दिया था, तो अच्छा, तुम्हें सितंबर के आरसीबी अराउंड जाना था। किया था। हाँ। ओके। इसके अलावा ऋतुजा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप मेरे से पढ़े थे, तो आपने क्या सिर्फ मेरे नोट्स रेफर किए थे, या फिर उसके अलावा कोई स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह भी आपने रेफर की थी? हाँ। मैंने बायोकेमिस्ट्री के लिए लेनिंजर होता है, काफी लोगों को पता होगा, वो यूज किया था, मतलब सारे टॉपिक के लिए नहीं, जो जो मेन टॉपिक्स है जैसे टीसीएस साइकिल हो गया उसके लिए लेनिंजर वगैरह यूज किया था। हम्म। एंड ब्रूस एल्बर्ट फॉर सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर के लिए वाटसन। सारे टॉपिक नहीं, बट जो आप
टॉपिक आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है एंड जिसमें आपको शायद इंटरेस्ट भी आ रहा हो, जस्ट टू गेट एन एक्स्ट्रा हिंट कि क्या चल रहा है, इसके लिए आई थिंक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके लिए रेफरेंस बुक्स देख सकते हो। बट अगर आपके पास टाइम ही नहीं है तो आई थिंक आपने जो करवाया दैट इज इनफ, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह से हो जाएगा। सो आप जो नोट्स बनाते थे वो क्या क्लास देखते देखते क्लास के साथ ही बना लेते थे नोट्स, ऋतुजा? हाँ मैम, एक्चुअली ना मुझे यही अच्छा लगता है क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग देखती थी ना। सो मैं लाइव से ज्यादा रिकॉर्डिंग प्रेफर करती थी क्योंकि आई कैन स्टॉप एट एनी टाइम एंड मैं अपने नोट्स, एंड अगर कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ समझा नहीं, तो आई कैन ऑलवेज गो बैक एंड स्टार्ट अगेन। तो इसलिए आई प्रेफर कि मतलब मैं रिकॉर्डेड प्रेफर करती थी। बट लाइव में भी आपको इंटरेक्शन का टाइम, इंटरेक्शन कर तो हर किसी के फायदे है वगैरह है, तो आपको देखना पड़ेगा आपको कौन सा सूट है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कैसे करते थे ऋतुजा, क्योंकि आपने बहुत फोकस किया क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, तो किस किस तरीके से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे? जैसे आपने वो ये वीडियोस में लिया था वो पोल क्लासेस रहता देखी था थी। एंड यस हाँ, तो उसका फायदा हुआ। एंड अदर देन दैट जो प्रीवियस ईयर के थे ना, तो वो में मैं ऐसे टाइमर लगा के, जैसे गैटवे का टाइम था, जैसे आईआईटी जैम वगैरह हो गया उसके भी प्रीवियस ईयर के एंड बीएचयू वगैरह, ऐसे जो एंट्रेंसेस वगैरह है उसके अगर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल मिल जाते हैं तो मैं उसको भी टाइमर लगा के सेट करती थी। तो वो ऐसा मतलब गैटवे में ऐसा हो गया, अरे हाँ ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, वो क्वेश्चन किया है, बहुत ही कम क्वेश्चन थे जो मतलब टोटली न्यू थे ऐसा। तो ऐसे अच्छा। लगा के नहीं कि कुछ ऐसा दूसरा ही चल रहा है। मोर यू प्रैक्टिस, आपको ऐसा लगेगा एग्जाम वाले दिन भी कि यार ये हम्म, तो रोज का काम है ना, ये तो नया है, जैसे रोज नहाते हैं तो एग्जाम वाले दिन भी हाँ। नहाने की रोज वाली बात है, तो वैसी चीज ही यहाँ पे है। सो ऋतुजा, ये सब तो आपकी हो गई प्रिपरेशन से रिलेटेड कहानी। या प्रिपरेशन के बाद इंटरव्यू हुआ था आपका, राइट, आरसीबी में? तो इंटरव्यू ऑफलाइन हुआ था ऋतुजा? एक्चुअली मैम इंटरव्यू आरसीबी का ऑफलाइन ही होता है, बट जब मेरे टाइम पे हाइब्रिड मोड में था, ऑनलाइन भी था एंड ऑफलाइन भी था। तो मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था कि ऑनलाइन ही इंटरव्यू मैं दे दूं क्योंकि इतना ट्रैवलिंग में, तो मैंने ऑनलाइन ही दिया था। एंड इंटरव्यू भी 2 राउंड्स में होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड। तो क्या क्वेश्चंस पूछे, कुछ आइडिया? इंटर सॉरी, फर्स्ट राउंड में गैटबी के मार्क्स के सिलेक्शन होता है एंड सेकेंड राउंड में इंटरव्यू रहता है। एंड उसमें जैसे जो चीजें आपने गैटबी में पढ़ी है उसी से रिलेटेड पूछता है। एंड प्रिपेयर कि वन जो आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है आप उसको प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि पहले जब वो इंट्रोडक्शन पूछते हैं उनका नेक्स्ट सवाल यही रहता है कि व्हाट इज टॉप योर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। तो उसी टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट पे आगे का कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगा। एंड आप जो पैनल बैठा है उनको आप जहां पे लीड करोगे, जहां पे रास्ता दिखाओगे वो वहीं पे चल रहा है। आप तो यूज राइट वर्ड्स, मतलब इंटरव्यू में जब भी कोई आपको पूछे कि टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो मतलब थोड़ा आई वुड प्रेफर कि रादर देन गिविंग जस्ट अ ब्रॉड कैटेगरी, जैसे बोलते हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो ऐसा ना करके किसी एक टॉपिक पे आ जाए, डीएनए रेप्लिकेशन फॉर एग्जांपल। सो उन लोगों को क्या है कि उन लोगों को एक बेस मिल जाता है कि हम यहाँ से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करें, एंड धीरे धीरे वो इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एंड आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है एंड देन दे स्टार्ट आस्किंग थोड़ा एडवांस क्वेश्चन, थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड। बट इंटरव्यू मेरा काफी अच्छा था, पैनल भी दे ट्राई टू यू नो कि आपको भी ऐसा काम डाउन करे, आपसे भी ऐसे कंफर्टेबली बात करे, दे वर वेरी मच पोलाइट टू मी। हाँ, मतलब पैनल जितने भी मैंने अभी तक सुने हैं स्टूडेंट्स के, बहुत अच्छे से काम करते हैं, आपको बहुत अच्छे से आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं। सो ऋतुजा, जो आपका इंटरव्यू हो गया इसके बाद आप आरसीबी पहुंच गए, तो अब आपके 6-7 महीने हो चुके हैं आरसीबी में। आप आरसीबी का कुछ एक्सपीरियंस अपने हमारे साथ शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी आपको देख रहे होंगे जो अभी गेट भी आईआईटी एग्जाम देने वाले हैं। तो सबसे पहला तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको आरसीबी ही क्यों जाना था? सबसे पहला तो प्रश्न मेरा ये होगा। ओके, एक्चुअली मैं आरसीबी इसलिए आना चाहती थी क्योंकि यहाँ पे वायरोलॉजी की लैब्स बहुत अच्छी थी। सो अच्छा। देर आर 3 और 4 प्रोफेसर, दे आर मेनली वर्किंग ऑन वायरोलॉजी। बट यहाँ आके मेरा इंटरेस्ट चेंज हो गया। तो यहाँ पे जो प्रोफेसर्स है दे आर, आई मीन दे आर वेरी गुड एट टीचिंग एंड दे बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, जो उनका काम है वो भी अच्छा है। तो फर्स्ट आई केम हियर कि वायरोलॉजी का लैब्स अच्छा है एंड ये वो। बट फिर जैसे मैं यहाँ पे आके एक्सप्लोर करने लगी, मेरा थोड़ा इंटरेस्ट शिफ्ट होने लगा। एंड यहाँ पे जैसे आपको पता होगा कि आरसीबी में 1 साल का डेजर्टेशन है। तो उसके पहले हमें
3 लैब्स का बताना पड़ता है। एंड देन यू गेट कि आपको एक एक वीक उस लैब में रहना पड़ता है टू गेट एन एक्सपोजर। हम्म। एंड देन आपको जो लैब अच्छा लगे आप उसमें जा सकते हो। ओके। तो एंड यहाँ पे मुझे ये अच्छा लगा कि बाकी जगह पे 6 महीने का डेजर्टेशन या मास्टर का प्रोजेक्ट था, बट यहाँ पे मुझे 2 फायदे मिल रहे थे। फर्स्ट कि यहाँ पे मुझे इंटीग्रेटेड पीएचडी का कोर्स मिल रहा था रैदर देन एमएससी। हम्म। एंड सेकेंड ये था कि यहाँ पे 1 साल का डेजर्टेशन मिल रहा था, तो मुझे एक अच्छा लैब एक्सपोजर भी मिल जाएगा एंड सब्जेक्ट एक्सपोजर भी मिल जाएगा 1 साल में, एंड टेक्निक्स वगैरह इट टेक्स टाइम टू गेट टू नो। सो ओके। दैट्स वाई मैंने आरसीबी में लिया। एंड यहाँ के प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं एंड दे आर रियली फ्रेंडली। एंड ऐसे नहीं कि बस क्लास में ही अच्छे, इवन आफ्टर क्लास इफ यू गो टू देम एंड आस्क अ वेरी सिली डाउट, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं व्हाई दिस इज नॉट हैपनिंग दिस वे एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग। सो दे आर वेरी वेरी पोलाइट। अरे वाह। सो आपका जो लैब है, लैब एक्सपीरियंस अभी तक 6 महीने में कैसा रहा है ऋतुजा? यहाँ पे अभी हमारा फर्स्ट सेमेस्टर हो गया है, एग्जाम चल रहा है। तो अभी हमारा क्या था कि स्टार्टिंग में बस 3 आवर्स की क्लासेस रहती थी, एंड देन आफ्टर लंच हमारा पूरा प्रैक्टिकल में ही रहता था। सो यहाँ पे मुझे 2-3 चीजें अच्छी लगी कि यहाँ पे हम एक सेम प्रैक्टिकल 2 बार रिपीट कर सकते हैं, ओके। 2 बार रिपीट करते हैं। तो जैसे फर्स्ट डे पे आपने कुछ प्रैक्टिकल किया, आप सेकेंड डे पे ही वही प्रैक्टिकल रिपीट करते हो। बिकॉज एक दिन में ना आप उतना नहीं, मुझे लगता है कि दिस इज ऑल टेक्निक एंड इट टेक्स सो मच टाइम टू मास्टर इट। ऐसे एक दिन में नहीं होता। तो आप एक दिन में 60% सीखते हो, दूसरे दिन में शायद आपके 80% हो जाए। एंड यहाँ पे दूसरी अच्छी चीज है कि आपको जब भी लगे तो आप प्रैक्टिकल जो है वो रिपीट कर सकते हो। मतलब आफ्टर जो 2 बार आपने पहले कर चुका है, इसके अलावा भी अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रैक्टिकल है वो अगर रिपीट करना है, सो बहुत आई मीन ऐसा जो फ्लेक्सिबिलिटी है तो वो हमें बीएससी में नहीं मिल पाता। बट यहाँ पे वो पॉइंट अच्छा है कि आपको जब भी चाहिए यू कैन रिपीट दैट प्रैक्टिकल। एंड यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, 5 बज गए तो जाना है स्कूल की तरह, अभी यू कांट एंटर इन टू द लैब एंड डू योर वर्क। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारी जगह पे ही है, बट मुझे ये अच्छा लगा कि यू कैन ऑलवेज गो टू देम एंड आस्क कि मुझे ये प्रैक्टिकल करना है। इवन आवर पीएचडी सीनियर्स दे आर ऑल्सो वेरी फ्रेंडली। वो भी ऐसी छोटी छोटी चीजें समझाते हैं, कुछ समझ में नहीं आया तो अगेन दे विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन डिफरेंट वेज। तो ये मुझे अच्छा लगा यहाँ का। अरे वाह। सो मतलब आपका लैब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, और लेक्चर्स के रिलेटेड आप बता सकते हैं लेक्चर्स का क्या है? लेक्चर्स हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें जो मेन मेन हमारे सब्जेक्ट होते हैं बायोकेमिस्ट्री, सेल, ये थे। एंड सेकेंड सेमेस्टर में हमारे जेनेटिक्स वगैरह इम्यूनो है। हम्म। तो जस्ट 3 आवर्स का लेक्चर होता है, 1-1 घंटे के, हर रोज 3 लेक्चर्स। तो लेक्चर्स में दे यूज पीपीटीज एंड मॉडल्स वगैरह। एंड यहाँ पे मुझे ये अच्छा लगा कि द प्रोफेसर दे आर टीचिंग ना, दे आर रियली पैशनेट अबाउट दैट सब्जेक्ट। एंड दे ऑल्सो वांट कि स्टूडेंट भी थोड़ा पैशनेट बने एंड क्वेश्चंस पूछे वगैरह। तो इवन इफ यू आस्क अ क्वेश्चन बिटवीन अ क्लास, सो वो भी दे डोंट माइंड, दे ऑलवेज ट्राई। आई थिंक मुझे लगा दे ऑलवेज ट्राई टू एंकरेज स्टूडेंट्स कि आप कैसे डिफरेंट वेज में सोचे। एंड हमारे असाइनमेंट्स वगैरह भी है, तो यू विल हैव टू रीड अ रिसर्च पेपर एंड डू अ प्रेजेंटेशन ऑन इट, डू असाइनमेंट ऑन इट। तो इसी से ही जैसे बीएससी में इतना नहीं आपको रिसर्च पेपर पढ़ने का हम्म। जरूरत होती, बट यहाँ पे असाइनमेंट्स ही ऐसे रहते हैं कि यू हैव टू रीड रिसर्च पेपर्स। एंड ये से रिसर्च पेपर रीडिंग स्किल भी हमारा बिल्ड होगा एंड प्रेजेंटेशन स्किल, दैट इज बोथ ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग योर पीएचडीज। हम्म। तो आई थिंक दैट इज रियली गुड। एंड मैं कहना चाहूंगी कि अगर इफ यू रियली वांट टू गो फॉर अ पीएचडी देन ऑप्ट फॉर इंटीग्रेटेड पीएचडी देन एमएससी। हम्म। बिकॉज इंटीग्रेटेड पीएचडी में वो उसी लेवल से आपका ऐसे होता कि एक ट्रेनिंग जैसा होता है एमएससी के 2 ईयर इफ यू आर गोइंग फॉर पीएचडी। तो इसी टाइम में यू विल गेट exposed to so many things that are you have to do daily basis पीएचडी में। जैसे रिसर्च पेपर रीडिंग हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, ये सारी चीजें ये आपको पीएचडी में करनी पड़ेंगी। हम्म। तो आप एमएससी से ही इंटीग्रेटेड पीएचडी हो तो एमएससी से ही आपको वो एक्सपोजर मिल जाता है। एंड यहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन भी है, तो अगर आपको पसंद नहीं आया तो यू कैन ऑलवेज एग्जिट एंड डू, आपको जहाँ भी करना है। तो ये मुझे अच्छा लगा कि वो फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रहे हैं कि आपको पसंद नहीं आया तो भी आप जा सकते हो ऐसे।
तो आरसीबी में आपका जो एक्सपीरियंस है, आपके जिस भी बातों से मैं सुन रही हूँ, तो बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस रह रहा है यहाँ पे। लैब वर्क वगैरह हम्म। सब बहुत अच्छा लग रहा है, आप काफी इंजॉय कर रहे हो। सो ऋतुजा, आपको ये भी लगा कि आपने जो गैटबी के लिए प्रिपरेशन की थी, वो भी आपको कहीं ना कहीं आपके फर्स्ट सेमेस्टर में चीजों को थोड़ा अच्छे से समझने में मदद किया उन्होंने, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? यस यस, एक्चुअली एमएससी में जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर था, इट वाज लाइक कि बहुत हाफ ऑफ द चीजें नई थी एंड हम्म हाफ ऑफ द चीजें जो हमने बेसिक पढ़ा था बीएससी एंड गैटबी में, उसी के बेसिस पे उन्होंने वो आगे वो एक्सप्लेन कर दिया। तो जो मेरे गैटबी के नोट्स वगैरह थे, तो आई समटाइम्स रेफर देम कि जो एक बेस है वो आपका बड़ा है एंड आप अगेन टॉपिक लिंक कर पाओ जो अभी चल रहा है। हम्म तो आई थिंक यहाँ पे एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे यू गेट एक्सपोज टू एज मच एज सब्जेक्ट, जैसे डेवलपमेंटल बायो हो गया या बायो स्टैटिस्टिक्स हो गया, आर आर प्रोग्रामिंग वगैरह, ये जो चीज़ है ना, यू गेट टू एक्सपोजर ऐसे आपको मिल सकता है। देन यू कैन चूज कि मुझे किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता था कि वायरो मुझे पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगता था एंड प्रैक्टिकल में मुझे इतना वायरो अच्छा नहीं लगा एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। हम्म। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती कि आपको पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगे बट जरूरी नहीं है कि वो प्रैक्टिकल करते टाइम भी वो इंटरेस्टिंग लगे। सही और बात। उल्टा भी हुआ है कि जो चीजें थ्योरी में नहीं हुई वो प्रैक्टिकल में, अरे वाह बहुत ऐसे चल हाँ। रहा है, ऐसे भी हुआ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट यूज टू द बोथ प्रैक्टिकल वर्क एंड जो रीडिंग वगैरह हम पहले से ही कर रहे हैं उसको। तो बेसिकली आपका एमएससी एक तरीके से आपको तैयार भी करता है पीएचडी के लिए, आपको ये भी पता चलता है कि आपको पीएचडी करनी है या नहीं करनी है, तो इसलिए भी एमएससी एक अच्छी जगह से करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि बहुत सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स लीव का ऑप्शन देते हैं कि आप एमएससी के बाद भले ही आपको जाना है तो आप चले जाइए। हाँ। जो स्टूडेंट्स आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गैटबी के लिए, अगर आप उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहें तो? ओके, सो पहला तो डोंट गेट टू जम्बल्ड बिटवीन कि आईआईटी जैम देना है, टीएफआर देना है, गैट भी देना है। जो भी इंस्टीट्यूट्स है इन तीनों एग्जाम जो भी ले रहे हैं, दे आर वेरी गुड इंस्टीट्यूट्स तीनों में ही। एंड आपको जो अगर आपने डीप सिलेबस देखा तो जैम का एंड गैडबी का सिलेबस जो बायो पार्ट है वो काफी हद तक सिमिलर है। तो ऐसा जंबल नहीं होना है कि कि जैम के लिए अलग से पढ़ना है एंड गैडबी के लिए अलग से पढ़ना है। एंड सेकंड, एज आई सेड कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड इज रिवीजन। एंड आपको मतलब ये सारी चीजें जो यू नो आगे जाके भी हेल्प करेगी, नॉट अनटिल एग्जाम। इसी गैडबी का जो सिलेबस है यही सिलेबस आगे भी एमएससी में फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, ये जो बेसिक्स है दे विल बी ऑलवेज बी सेम। तो आई थिंक ये टाइम है कि आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। एंड क्योंकि इसके आगे ही इवन इफ यू वांट टू गो फॉर पीएचडी और नॉट, एमएससी में भी ये सारी ही चीजें आपको फिर से करनी है। ओके। सो ये बहुत अच्छा रहेगा कि गैडबी में या जैम में ही आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर ले ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। एंड देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। तो डोंट गेट सैड कि जैसे टीएफआर में नहीं होगा, जैम में बहुत सारे एंड गैडबी में तो इस बार भी कॉलेजेस नए आ गए हैं शायद। तो देर आर सो मेनी गुड कॉलेजेस। एंड अगर एक बार ना आप जैसे मैंने पहले भी बोला कि एक बार एनालिसिस कर लीजिए कि इन थ्री ऑफ द एग्जाम दे वांट डिफरेंट थिंग्स। ओके, जैसे टीएफआर में होगा तो बहुत ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आता है। एंड जैम में भी हो गया, जैम में थोड़ा आपको मैथ्स प्रिपेयर करना पड़ेगा एंड बायोलॉजी भी थोड़ा ऊपर का है एज कम्पेयर टू गैडबी। गैडबी में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं जो आपने बीएससी में पढ़ा है उसी लेवल का है। सो आई थिंक दैट वुड बी रियली हेल्पफुल एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिविजन बहुत थिंक बहुत ऊपर रैंक जाएगा आपका अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कर लिया तो। किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस और अगर आप रिवीजन अच्छे से करते हो, तो ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से रैंक ला सकती है आपकी। So Rutuja, thank you so much for joining with Bansal Biology. Wish you all the very best, yaar. And thank you so थैंक much यू। and thank you. Bye bye, Rutuja. थैंक यू।